डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। खबरें आज की। नमस्कार, मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। विवादों में घिरी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, कांग्रेस ने कहा सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों, और क्या सुप्रीम कोर्ट इस नियुक्ति को रद्द भी कर सकता है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है और अपने पुराने फैसले को वापस लाता है तो ये कानून को भी रद्द करेगा और इस कानून के तहत जो नियुक्ति है उसको भी रद्द करेगा। यूपी विधानसभा में गूंजा महाकुंभ हादसे का मामला। और अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए। रूस यूक्रेन युद्ध में नया मोड़, पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति से बातचीत को तैयार, और सुनेंगे महान संगीतकार खयाम के कुछ दिलचस्प किस्से। लेकिन पहले हेडलाइंस। हेडलाइंस के साथ मैं हूं अतुल सिन्हा। महाकुंभ की अव्यवस्थाओं पर ममता बनर्जी का तीखा बयान। महाकुंभ को बताया मृत्यु कुंभ, कहा कुंभ का करती हूं सम्मान, पर योगी सरकार भीड़ संभालने में पूरी तरह नाकाम। महाकुंभ में करोड़ों लोगों की डुबकी लगाने के बाद आई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट में दावा कि प्रयागराज में गंगा यमुना का पानी नहाने लायक नहीं। प्रयागराज के 73 जगहों से सैंपल लेकर तैयार की गई रिपोर्ट। दिल्ली में भाजपा की जीत के बाद आप नेताओं पर कसने लगा शिकंजा। सत्येंद्र जैन पर चलेगा मनी लॉन्ड्रिंग का केस, राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, ईडी जल्द कर सकती है गिरफ्तार। उड़ीसा के निजी विश्वविद्यालय में नेपाली छात्रा की संदिग्ध मौत का मामला गरमाया। नेपाली प्रधानमंत्री तक पहुंचा मामला, कई नेपाली छात्र वापस जाने को तैयार। नेपाली दूतावास ने मामले को गंभीरता से लिया। और तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को दी बड़ी राहत, रमजान के दौरान 1 घंटे की छुट्टी दी। फैसले पर बीजेपी ने उठाए सवाल, कहा कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुन रहे हैं खबरें आज की। शुरुआत करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े विवाद से। सोमवार देर रात सरकार ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और एक अन्य आयुक्त की नियुक्ति कर दी। विधि मंत्रालय ने रात में ही मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त के तौर पर विवेक जोशी की नियुक्ति का गजेट भी जारी कर दिया। लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और प्रक्रिया दोनों पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इन पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार ने जो कानून बनाया है उस कानून को ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट में उस पर कल यानी 19 फरवरी को सुनवाई होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाली 3 सदस्यीय चयन समिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के अलावा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी मौजूद थे। पूरी जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी अंशिता अपनी इस रिपोर्ट में। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को हुए अभी 24 घंटे भी नहीं बीते हैं कि नियुक्ति को लेकर विवाद शुरू हो गए हैं। हालांकि विवाद की शुरुआत तो तभी हो गई थी जब 2023 में सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून बनाया था। इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिस पर सुनवाई अब 19 फरवरी को होनी है। लेकिन सरकार ने उससे 2 दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कर दी। चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी मौजूद थे और उन्होंने चुनाव पर अपना डिसेंट नोट यानी असहमति जताई थी। राहुल गांधी ने सोमवार की आधी रात को नए सीईसी के नाम पर मुहर लगाए जाने को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों के लिए अपमानजनक और विनाशकारी बताते हुए सवाल उठाया कि जब 40 घंटों के भीतर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है तो फिर इतनी जल्दबाजी आखिर क्यों की गई। इस नियुक्ति में जल्दबाजी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस नेता अजय माकन कहते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले रहा है, एक्टिव संज्ञान ले रहा है, 19 तारीख को 48 घंटे के अंदर अंदर उसने इसके ऊपर संज्ञान लेकर के कुछ फैसला सुनाना है, तो क्या ये सरकार 48 घंटे भी वेट नहीं कर सकती? राहुल गांधी ने अपनी असहमति की वजह बताते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का सबसे अहम पक्ष यही है कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन की प्रक्रिया कार्यपालिका के दखल से आजाद हो। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए और सीजेआई को कमेटी से हटाते हुए मोदी सरकार ने चुनावी प्रक्रिया की अखंडता को लेकर करोड़ों मतदाताओं की चिंताएं बढ़ा दी हैं। दरअसल 2 साल पहले
इस मामले में याचिकाओं की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक चयन समिति गठित करने का सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके किसी प्रतिनिधि को इसमें शामिल करने का सुझाव दिया था। लेकिन केंद्र सरकार ने जब ऐसा कानून बनाया तो उसमें मुख्य न्यायाधीश को हटाकर प्रधानमंत्री की ओर से नामित किसी अन्य मंत्री को शामिल कर दिया। उस समय राहुल गांधी ने संसद में भी इस पर आपत्ति जताई थी। This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I am going to go to the meeting. I am going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2-1. इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जिस पर कल सुनवाई होनी है। मौजूदा मुख्य निर्वाचन आयुक्त आज रिटायर हो रहे हैं। सरकार से यही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक इंतजार क्यों नहीं किया गया और इतनी जल्दबाजी क्यों थी। अंशिता, डीवी लाइव रेडियो, दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कानून पर कल सुनवाई होनी है। ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त कर सकता है, और निरस्त करता है तो इन नियुक्तियों का क्या होगा? इन्हीं सब मुद्दों पर हमने बात की वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन से, और सबसे पहले उनसे ये पूछा कि राहुल गांधी का जो डिसेंट नोट है उसके क्या मायने हैं। देखिए, जो असहमति नोट है उस पे बैठक के अंदर क्या चर्चा हुई, क्या मिनट्स हैं, सामने नहीं आया है। क्या मेरा सवाल ये है कि क्या बैठक में उस आपत्ति वाले नोट को, असहमति नोट को रिजेक्ट किया गया, और रिजेक्ट करके कहा गया कि नहीं, हमको आज ही ये फैसला करना है। एक बात तो उस दिशा में, क्योंकि राहुल गांधी ने वोट नहीं दिया, ना इनके पक्ष में वोट दिया ना इनके विरोध में वोट दिया। राहुल गांधी ने वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि मीटिंग में थे वो। तो अब सवाल बनता है कि क्या इसको 2:1 का फैसला माना जाएगा? सुप्रीम कोर्ट इसको कैसे इंटरप्रेट करता है? मेरी निगाह में ये एक विवादित मामला है। मतलब जो फैसला हुआ है सरकार का वो विवादित है, वो कानूनी तौर पे जिसको कहें कि एकदम फुल प्रूफ हो वैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात ये जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसी जल्दबाजी कौन थी? अब 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई होनी ही है। अब इस पर आते हैं प्रशांत जी, अगर सुनवाई में मान लीजिए इस कानून को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर देता है, तो क्या जो इन चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हुई है, ये अवैध मानी जाएगी, ये भी नियुक्ति रद्द हो जाएगी, या फिर ये कहा जाएगा, और शायद यही सोचकर सरकार ने किया भी हो, कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक तो ये कानून लागू ही था जिसको संसद ने बनाया? कानून अभी भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हम स्पेकुलेट नहीं कर सकते कि जजेस के दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन एक पृष्ठभूमि है, और उस पृष्ठभूमि के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला भी कर चुकी थी कि उस कमेटी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा। एक सरकार होगी, नेता प्रतिपक्ष होंगे, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होगा, जैसा कि सीवीसी या अदर सीबीआई ऐसे अपॉइंटमेंट में हो रहा है। तो उसके बाद उसको निरस्त करने के लिए सरकार कानून लाती है, यानी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ के बाद वो कानून लाती है। जाहिर सी बात है कि कानून बनाना संसद का काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम कानून पे इंटरप्रेट करना है। यही स्पेकुलेशन तो है प्रशांत जी, लेकिन अगर ऐसा होता है तो कानूनी पहलू उसका क्या है कि ये नियुक्ति फिर रहेगी? देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है और अपने पुराने फैसले को वापस लाता है तो ये कानून को भी रद्द करेगा, और इस कानून के तहत जो नियुक्ति है उसको भी रद्द करेगा। ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन। डीबी लाइव रेडियो पर आप सुनते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें, और खबरों के बीच की खबरें यानी विश्लेषण भी। खबरों और विश्लेषण के अलावा यहाँ होती है साहित्य, कला, संस्कृति और विज्ञान से लेकर आर्थिक और खेल जगत की भी चर्चा। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा का बजट सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन विपक्षी विधायकों के सरकार के खिलाफ नारेबाजी के चलते उन्हें अभिभाषण बीच में ही छोड़ना पड़ा। विपक्षी दल प्रयागराज के महाकुंभ में भगदड़ में मरने वालों पर सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रहे थे। विधानसभा में 20 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा। पूरी जानकारी के साथ हैं
आराधना। विधानसभा में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का विशेष उल्लेख किया। मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ का जिक्र करते हुए उन्होंने कुछ श्रद्धालुओं की मौत का भी जिक्र किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों के विरोध के कारण उन्हें अपना अभिभाषण जल्दी ही खत्म करना पड़ा। मेरी सरकार के सुनियोजित प्रयासों और प्रभावी कार्यों व सतत अनुश्रवण से उत्तर प्रदेश देश में विभिन्न योजनाओं में प्रथम स्थान पर है। राज्यपाल का अभिभाषण 46 पन्ने में लिखा गया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से इसे समाप्त कर दिया। इसके बाद सदन की आगे की कार्यवाही 12:30 बजे से फिर शुरू हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में अपनी बात रखी। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि विधानसभा की कार्यवाही अब हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं के साथ साथ अवधी, ब्रज, भोजपुरी और बुंदेली में भी सुनी जा सकती है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सुझाव दिया कि जब अंग्रेजी तक को जगह मिल गई तो उर्दू को भी जगह दे दी जाए। अगर अंग्रेजी करें तो उर्दू भी कर दीजिए, उर्दू क्यों नहीं करते? उर्दू भी तो भाषा है, उर्दू को नहीं करेंगे, अंग्रेजी करेंगे। अंग्रेजी का मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा विरोध दर्ज कर लें, बहुमत है आप पास कर। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका कड़ा प्रतिवाद किया। ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में न बोले, हिंदी में न बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुतला पर जोड़ के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने महाकुंभ हादसे के अलावा अमेरिका से अमानवीय तरीके से लाए गए प्रवासी भारतीयों पर भी विरोध जताया। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान गले में जंजीर पहनकर पहुंचे। ये देखिए, डबल इंजन की सरकार बोलती है 25 करोड़ की आबादी का देश है, रोजगार दे नहीं पाए, जिस कारण से डंकी रूट से लोग जाते हैं। और जो ट्रम्प साहब को अपना दोस्त बताती है सरकार, क्या दोस्ती में इस तरह का निर्णय लिया जाता है? क्या दोस्ती में इस तरह की चीजें की जाती हैं? तो जो इन लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए प्रदेश की सरकार को कि निश्चित रूप से क्या नाम अब कभी कोई आने वाले समय पर इस तरह कड़ी में न आए। हंगामे के चलते विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई, लेकिन महाकुंभ हादसे को लेकर विपक्ष जिस तरह से हमलावर है, उसे देखते हुए सत्र का सुचारू रूप से चल पाना आसान नहीं है। रिपोर्ट सुना रही थी आराधना। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज। और अब रुख करते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए ऐसा माना जा रहा है कि शायद रूस खुद इस सिलसिले में पहल करे। ऐसी खबरें आ रही हैं कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से इस बारे में बात कर सकते हैं। पूरा ब्यौरा सुनिए आंचल से। सऊदी अरब में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों के लिए इस समय अमेरिका और रूस के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हो रही है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल के बीच चल रही वार्ता में रूस की ओर से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि यदि जरूरी हुआ तो राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पत्रकारों से कहा कि पुतिन ने खुद कहा है कि यदि जरूरी हुआ तो वो जेलेंस्की के साथ बातचीत को तैयार हैं। लेकिन चूंकि जेलेंस्की की राष्ट्रपति पद की वैधता सवालों के घेरे में है, इसलिए किसी भी समझौते के कानूनी आधार पर बातचीत की जरूरत है। दरअसल पुतिन लगातार जेलेंस्की की वैधता पर सवाल उठाते रहे हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल पिछले साल मई में ही खत्म हो चुका है। वहीं यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि रूस के हमला और यूक्रेन में मार्शल लॉ ने देश में राष्ट्रपति चुनावों को व्यवहारिक रूप से असंभव बना दिया है। इस बीच सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के बीच इस युद्ध को लेकर वार्ता भी हो रही है। 3 साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, उसके बाद से ये पहली ऐसी वार्ता है जिसमें आमने सामने की मीटिंग हो रही है। इस वार्ता में रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लावरोव और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल हैं। लेकिन इस मीटिंग में ना तो यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि है और ना ही यूरोप से किसी को आमंत्रित किया गया है। इसको लेकर इस मीटिंग पर सवाल भी उठ रहे हैं और खुद जेलेंस्की कह चुके हैं कि ऐसी किसी शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं जिसमें यूक्रेन शामिल ना हो। लेकिन अमेरिका का कहना है कि ये वार्ता ये जानने का पहला कदम है कि क्या रूस युद्ध को खत्म करने को लेकर गंभीर है। हालांकि यूरोपीय नेता भी इस वार्ता में शामिल होना चाहते हैं और सोमवार को उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने कहा है कि स्थायी शांति समझौते की स्थिति में वो ब्रिटिश सैनिकों को यूक्रेन भेजने पर भी विचार कर सकते हैं। आप सुन रहे हैं डीबी लाइव रेडियो, आपकी आवाज।
और अब सुनते हैं खेल जगत की खबरें। कल से चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो रही है। पाकिस्तान मेजबान है। हालांकि कुछ मैच उसके दुबई में खेले जा रहे हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले ही विवाद खड़े हो गए। क्या है विवाद, बता रहे हैं हमारे साथी यश। चैंपियंस ट्रॉफी का 8 साल का लंबा इंतजार खत्म हो रहा है। पाकिस्तान इस बार चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान है। पहला मुकाबला 19 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच कराची के नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। 28 साल बाद पाकिस्तान में आईसीसी का इवेंट हो रहा है। इससे पहले 1996 के विश्व कप में पाकिस्तान सह मेजबान था, लेकिन इस बार प्रतियोगिता के शुरू होने से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। दरअसल कराची के नेशनल स्टेडियम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया और देखते ही देखते ये वीडियो वायरल हो गया। वीडियो में चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लेने वाले देशों के झंडे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भारत का तिरंगा यहाँ नहीं दिखाई दिया, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया। पीसीबी पर सवाल उठने लगे कि भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में अपनी टीम भेजने से इनकार कर दिया। इसी के चलते पाकिस्तान भारत पर अपना गुस्सा निकाल रहा है। इसके बाद पीसीबी की तरफ से इस विवाद पर जवाब दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान में अपना कोई मैच नहीं खेलेगी, जबकि कराची के नेशनल स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में उन देशों के ही झंडे फहराए गए हैं जो यहाँ मुकाबला खेलेंगे और जो टीमें पाकिस्तान पहुंच चुकी थी। भारत के साथ बांग्लादेश का झंडा भी नहीं दिखाई दिया। इसका कारण था कि बांग्लादेश को अपना पहला मुकाबला दुबई में भारत के खिलाफ खेलना है। बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान आने की जगह दुबई गई है, इसलिए उसका झंडा भी नेशनल स्टेडियम में नहीं फहराया गया। जिस देश की टीम पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पाकिस्तान में अपने मुकाबले खेलेगी, उनके ही झंडे स्टेडियम में लगाए गए हैं। पीसीबी की तरफ से कहा गया है कि ये पूरा विवाद मेजबान देश की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़ा किया जा रहा है। बता दें कि बीसीसीआई ने सुरक्षा कारणों और दोनों देशों के बीच राजनीतिक तनाव के बीच पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, जिससे आईसीसी को हाइब्रिड मॉडल लागू करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसमें भारत अपने सभी चैंपियंस ट्रॉफी मैच दुबई में खेलेगा। भारत सरकार की तरफ से भी अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने की इजाजत नहीं दी गई थी और इसी के चलते भारत और पाकिस्तान की टीम सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही भिड़ती दिखाई देती है। और अब आज की खास रिपोर्ट। हिंदी सिनेमा के महान संगीतकार खयाम की आज 98वीं जयंती है। फिल्मों के कई बेहतरीन गानों को उन्होंने संगीत से संवारा था, जो आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने तब थे। लेकिन संगीत के अलावा उनका व्यक्तिगत जीवन भी उतना ही उम्दा था जितना शानदार उनका संगीत। खयाम के बारे में ऐसी ही दिलचस्प जानकारियों के साथ हैं सर्वमित्रा सुरजन। मैं पल दो पल का शायर हूँ, ए दिले नादां, इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं। जैसे कई लोकप्रिय गीतों को अपनी मधुर धुनों से सजाने वाले संगीतकार थे खयाम। आज खयाम होते तो अपना 98वां जन्मदिन मना रहे होते। 18 फरवरी 1927 को पंजाब में जन्मे खयाम का पूरा नाम मोहम्मद ज़हीर खयाम हाशमी था। हालांकि फिल्म जगत में उन्हें खयाम के नाम से ही शोहरत मिली। खयाम फिल्मी दुनिया का एक ऐसा नाम है जिनके गीत रूहानी सुकून देते हैं। खयाम की बनाई धुनों की कई खासियतें हैं, लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि उसमें हिंदुस्तानी संगीत का पुट हमेशा नजर आया। खयाम ने कभी शास्त्रीयता से कोई समझौता नहीं किया, कोई शॉर्टकट नहीं लिया। खयाम की बनाई धुनें जितनी अनोखी हैं, उनके फिल्मी जीवन की कहानी भी उतनी ही अनोखी रही। करीब 10-11 साल की उम्र में खयाम पंजाब के लुधियाना से चलकर अपने चाचा के पास दिल्ली आ गए। यहीं पढ़ाई लिखाई शुरू की, लेकिन मन तो फिल्मों में था, एक्टिंग करना चाहते थे। तो चाचा की जान पहचान उस समय के मशहूर संगीतकार पंडित अमरनाथ से थी। लिहाजा खयाम की मुलाकात पंडित अमरनाथ से हुई, जिन्होंने उन्हें सलाह दी कि एक्टिंग करने के लिए भी गाना बजाना जरूरी है। आपको बता दें कि उस दौर में ज्यादातर अभिनय करने वाले कलाकार खुद ही गाते थे। इसके बाद खयाम पंडित अमरनाथ की टीम में शामिल हुए और यहीं उनकी मुलाकात हुई पंडित अमरनाथ के दोनों छोटे भाई संगीतकार हुस्नलाल और भगत राम से, जो कि उस समय हिंदी फिल्मों की मशहूर संगीतकार जोड़ी थी। 40 के दशक के ज़माने में इन तीनों भाइयों की कामयाबी आसमान चूमती थी। खयाम इन तीनों भाइयों के बीच रहते और संगीत की बारीकियां सीखते। इसके बाद खयाम की मुलाकात हुई लाहौर के चर्चित संगीतकार जी.ए. चिश्ती से। खयाम उनके साथ काम करने लगे। चिश्ती जी के ही एक और सहयोगी थे रहमान।
उस समय देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने लगा था और खयाम ने एक बातचीत में बताया कि उनके गुरु ने तब उनका नाम बदला और कहा कि फिल्मों में तो बहुत से लोग अलग नाम से जाने जाते हैं, इसीलिए अब से तुम शर्मा जी रहोगे और रहमान जो थे उन्हें नाम दिया गया वर्मा जी। तो शर्मा जी और वर्मा जी की जोड़ी ने भी फिल्मों में संगीत दिया। हालांकि विभाजन के बाद रहमान पाकिस्तान चले गए और खयाम शर्मा जी नाम से कुछ फिल्मों में आगे भी संगीत देते रहे। बाद में फिल्म फुटपाथ में संगीत देकर खयाम ने अपने असली नाम से काम करना शुरू किया। खयाम B.R. चोपड़ा को भी बहुत मानते थे, क्योंकि ये B.R. चोपड़ा ही थे जिन्होंने उनके हुनर को न केवल पहचान दी बल्कि उसका भुगतान भी किया, क्योंकि तब तक खयाम बिना वेतन के ही काम करते थे। और जब B.R. चोपड़ा को ये बात पता चली तो उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा काम करने के बाद भी खयाम को तनख्वाह नहीं देने को कतई जायज नहीं कहा जा सकता। और फिर चोपड़ा साहब ने खयाम की तनख्वाह 125 रुपया महीना तय कर दी। आज के जमाने में जब सारे रिश्ते प्रैक्टिकल होने के दायरे में बंध गए हैं और गीतों से मधुरता के साथ मौलिकता भी खत्म होती जा रही है, तब खयाम जैसे लोगों की कमी बहुत महसूस होती है। तो खयाम के व्यक्तित्व की एक खासियत दानशीलता भी थी। बहुत कम लोगों को पता है कि 2016 में अपने 90वें जन्मदिन के मौके पर उन्होंने अपनी 10 करोड़ की संपत्ति दान कर दी थी। खयाम को 3 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले और वहीं भारत सरकार ने 2011 में खयाम को पद्म भूषण से नवाजा था। 19 अगस्त 2019 को खयाम ने इस दुनिया से विदा ली और उनके साथ ही संगीत का एक अध्याय भी खत्म हो गया। तो बेहतर संगीतकार होने के साथ साथ शानदार व्यक्तित्व के धनी भी थे खयाम। रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। बने रहिए DB लाइव रेडियो के साथ। हर रोज़ सुनिए दिन भर की खबरों और विश्लेषण का हमारा ये प्रोग्राम खबरें आज की। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।